नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के एस.एल. कमलेश सैनी लेक्चर्स पर। साथियों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर्स रहेगा इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय पार्ट थर्ड। 2 पार्ट इसके आ चुके हैं, 2 एपिसोड इसके आ चुके हैं। भारत का सामान्य परिचय आज हम बात करेंगे पार्ट 3 भारत का सामान्य परिचय। तो साथियों, शुरुआत करने से पहले आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इस सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ अगर तो डुबकी अभी अधूरी है, मंजिल चाहे दूर हो लेकिन पहला कदम जरूरी है। हम पहला कदम बढ़ा चुके हैं अपनी मंजिल की ओर और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमने कल पढ़ लिया था कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कौन कौन से देश स्थित है, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे साथियों 3 देशों के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कि वे राज्य जिनकी सीमा 3-3 देशों के साथ लगती है, 3-3 देशों के साथ लगती है। उनमें नंबर 1 है लद्दाख राज्य, एक कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसकी सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ, चीन के साथ लगती है। सिक्किम की बात करें साथियों तो सिक्किम की सीमा है नेपाल, चीन, भूटान। क्या? नेपाल, चीन, भूटान। बात करें वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल की सीमा साथियों बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ लगती है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ पश्चिमी बंगाल की सीमा लगती है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है भूटान, चीन, म्यांमार के साथ लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाली एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 3 देशों के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो 4 हैं, लद्दाख है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल जिसे पश्चिमी बंगाल कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं हैं, 3 देशों के साथ इनकी सीमाएं लगती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की हम बात करें तो नंबर 1 के ऊपर आ जाता है उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड नंबर 1 के ऊपर, जिसमें चीन व नेपाल के साथ सीमा बनाता है उत्तराखंड। नंबर 2 के ऊपर आता है असम। हमारा असम जो राज्य है वह 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, भूटान व बांग्लादेश के साथ। भूटान व बांग्लादेश के साथ, याद रखना है, असम भूटान व बांग्लादेश के साथ। मिजोरम तो मिजोरम म्यांमार व बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मिजोरम। सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, कह सकते हैं कि सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यूपी है उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश। 8 राज्यों के साथ क्या है, अपनी सीमा साझा करता है, अपनी सीमा, इसकी सीमा जो है स्पर्श करती है 8 राज्यों को। वह 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी ये अपनी सीमा साझा करता है। 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश, यूपी नंबर 1 पर आ जाता है। नंबर 2 की बात करें तो असम। असम है 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 7 राज्यों के साथ अपनी जो सीमा है वह साझा करता है असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों के साथ क्या है, सीमा लगती है किसकी? असम की। भारत के वे राज्य जो एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? वे राज्य जिनकी सीमा केवल एक ही राज्य के साथ लगती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम की क्या है, पश्चिमी बंगाल से सीमा लगती है। मेघालय की क्या है, असम के साथ सीमा लगती है। मेघालय की असम के साथ, सिक्किम की पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा लगती है। वे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही स्थलीय, वे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों।
कि वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 5 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। 5 राज्य, दिल्ली व चंडीगढ़ 2 केंद्र शासित प्रदेश। साथियों, हमारा जो चैनल है KSL कमलेश सैनी लेक्चर्स, इस पर आरंभ हो चुका है। एक नई शुरुआत हो चुकी है। यूट्यूब फ्री बैच RPSC फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट व पेपर सेकंड दोनों की क्वालिटी कंटेंट के साथ संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। क्या? संपूर्ण तैयारी क्वालिटी कंटेंट के साथ करवाई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फ्री यूट्यूब बैच है RPSC फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर ज्योग्राफी का कंप्लीट A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कंटेंट है बिल्कुल शानदार कंटेंट आपको प्रस्तुत किया जाएगा। साथियों, यदि आप साथ देते हो और लगातार क्या है व्यूज़ में वृद्धि होती है, सब्सक्राइब्स में वृद्धि होती है, आप साथ देते हो, आपको कंटेंट ही चाहिए तो लगातार हम जारी रखेंगे RPSC फर्स्ट ग्रेड का। इसके अलावा लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा रीट पात्रता जो परीक्षा है उसका SST का संपूर्ण जो विश्लेषण है कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड सभी विषयों के लिए जो साइकोलॉजी है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पर किया जाएगा। साइकोलॉजी की जो क्लासें हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड व रीट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। क्वालिटी कंटेंट देख करके आप देखना कि क्वालिटी कैसी रहती है कंटेंट की। उसके बाद में आप निश्चय करना कि फ्री ऑफ जो क्लास दी जा रही है उसका कंटेंट कैसा है। साथियों, बाज़ार में वर्तमान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका बाजारीकरण कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। किसकी? एजुकेशन की। एजुकेशन माफिया भी जिनको कहा जा सकता है, जो आएंगे एक वीडियो बनाएंगे और बोलेंगे कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, और उस कोर्स की कीमतें इतनी अधिक होंगी कि हर कोई है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हर कोई नहीं खरीद सकता। कुछ विद्वान तो ऐसे हैं जो हस्तलिखित नोट्स बना करके उनको भी बहुत ऊंची ऊंची प्राइस में बेच रहे हैं और गुमराह करने पर लगे हुए हैं। उनके कंटेंट में इतना दम भी नहीं है और जो उनका नाम बड़े हैं, नाम बड़ा होने से उनका कंटेंट आसानी से बिक जाता है, लेकिन कंटेंट में कोई दम नहीं होता है। कंटेंट बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम देना पड़ता है और हर किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो साथियों, हमारा नाम बड़ा नहीं है लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं, इरादे मजबूत हैं। सीमित संसाधन होने के बावजूद हम अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। हमारे पास संसाधन सीमित है, इस कारण से साथियों हम कंप्रोमाइज़ फिर भी नहीं करेंगे और आपको कंटेंट है बहुत ही शानदार देने का प्रयास करेंगे। कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कंटेंट आपको A1 मिलेगा, A1 सॉल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो साधन है सीमित है, तो सीमित साधनों का भरपूर उपयोग हम करेंगे। स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाएं हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए भी हम आपको A1 सॉल्यूशन किया जाएगा। वह भी जो कंटेंट है उसको देखना कि कंटेंट कैसा रहता है हमारा। क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको A1 सॉल्यूशन ज्योग्राफी का, इसके अलावा राजस्थान जीके, इंडिया जीके व करंट जीके का सॉल्यूशन भी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। साइकोलॉजी की क्लास देख के बताना साथियों कि साइकोलॉजी की क्लास कैसी रहती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि बाज़ार में उपलब्ध जितना भी संसाधन मटेरियल है उनसे अच्छा मटेरियल आपको साइकोलॉजी का नहीं मिले तो चाहे क्लासें मत लेना, मत देखना। एक बार क्लास लेकर देख लेना साइकोलॉजी की कि साइकोलॉजी का मटेरियल है या कंटेंट है उसमें क्वालिटी है या नहीं है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। वे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो 5 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली व चंडीगढ़। नेक्स्ट है आंतरिक राज्य। आंतरिक राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। आंतरिक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व चंडीगढ़ है, जिनकी सीमा न तो जलीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो इनको आंतरिक राज्य भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात व पश्चिमी बंगाल। ऐसे राज्य हैं
जो तटीय तथा स्थलीय सीमा बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन साथियों। गुजरात व पश्चिमी बंगाल ऐसे राज्य हैं जो तटीय तथा स्थलीय सीमा बनाते हैं। पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। देख पा रहे हो, इसका एक भाग है माहे जो केरल में फैला हुआ है। इसके 2 पार्ट है कराईकल व पुडुचेरी जो दोनों क्या है तमिलनाडु में फैले हुए हैं। इसका एक पार्ट है यनम जो आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो पुडुचेरी है, ये 3 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। केरल में माहे, तमिलनाडु में कराईकल व पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में यनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। माहे केरल, पुडुचेरी, कराईकल तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं 7 सिस्टर्स की। क्या है 7 सिस्टर्स? भारत के 3 उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 सिस्टर्स भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को कहा जाता है जिनकी संख्या है 7। कौन कौन से राज्य आते हैं इसके अंतर्गत? असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता है? तो साथियों असम आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। सबसे बड़ा 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ी सिस्टर कौन सी है या सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। जो 7 सिस्टर्स है इनमें सबसे बड़ी बहन है अरुणाचल प्रदेश, सबसे छोटी बहन है त्रिपुरा। कह सकते हैं सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे छोटा है त्रिपुरा। असम की अन्य 6 सिस्टर्स से सीमा मिलती है। जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं उनमें असम ऐसा राज्य है जिनकी सीमा अन्य 6 राज्यों के साथ सीमा लगती है, मिलती है। सिक्किम 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है किंतु उत्तर पूर्वी परिषद का भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सिक्किम जो राज्य है वह 7 सिस्टर्स का तो भाग नहीं है किंतु उत्तर पूर्वी परिषद का भाग है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जलीय सीमा या तटीय सीमा की। तो जलीय सीमा या तटीय सीमा के ऊपर है 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। क्या? 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। देख सकते हो मैप के ऊपर आप। पूर्वी तटीय प्रदेश के ऊपर है 4 राज्य, पश्चिमी तटीय प्रदेश के ऊपर है 5 राज्य, टोटल हो जाते हैं 9 राज्य। पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ये देखिए पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 4 राज्य हैं। ये पूर्वी तटीय सीमा के ऊपर स्थित है। पश्चिमी तटीय सीमा के ऊपर गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। 5 टोटल राज्य हो गए 9 जो तटीय सीमा बनाते हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की तटीय सीमा है 1214.70 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की, उसके बाद में तमिलनाडु की, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद में केरल, उसके बाद में उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर वेस्ट बंगाल, फिर गोवा। कह सकते हैं कि सबसे लंबी तटीय सीमा कौन से राज्य की? तो गुजरात की। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तटीय सीमा कौन से राज्य की है? गुजरात की है, 1214 किलोमीटर है। सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है, 101 किलोमीटर। आपको याद रखनी है क्रम से कम 5 राज्य याद रखने हैं आपको, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, क्योंकि कई बार सम्मिलित भी करवाया जाता है कि लंबाई को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए उत्तर दीजिए। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर है। सबसे छोटी तटीय सीमा दमन व दीव की 42.5 किलोमीटर है। किसकी? केंद्र शासित प्रदेशों में। टोटल हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी? तो दमन व दीव की है। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है साथियों। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश का क्या नाम है? तो श्रीलंका। और भारत का सबसे निकटतम दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? तो दूसरे नंबर का है इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी देश तो है श्रीलंका, और भारत का सबसे निकटतम दूसरे नंबर का जो पड़ोसी देश है, दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है, वह है इंडोनेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को, रिपीट होगा दोबारा। जलीय या समुद्री पड़ोसी देश तो श्रीलंका है, इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 जो
देश है ये क्या है? समुद्री या जलीय पड़ोसी देश है। इनमें साथियों पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश स्थलीय तथा जलीय पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश स्थलीय तथा जलीय पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, जलीय सीमा भी बनाते हैं पाकिस्तान, म्यांमार व बांग्लादेश। सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। सर्वाधिक तटीय सीमा कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और सर्वाधिक तटीय सीमा सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ तक आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो साथियों क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि सर्वाधिक तटीय सीमा कौन से राज्य की पूछे? तो गुजरात है। केंद्र शासित प्रदेश की पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ऑप्शन में राज्य भी दिए हुए हो और केंद्र शासित प्रदेश भी दिए हुए हो, मतलब कि गुजरात भी हो और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हो, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, क्योंकि इसकी सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य तो है गोवा। न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य तो है गोवा। न्यूनतम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव। न्यूनतम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन व दीव। और न्यूनतम तटीय सीमा है दमन व दीव की। यदि ऑप्शन में राज्य भी हो, केंद्र शासित प्रदेश भी हो, मतलब गोवा, दमन, दीव दोनों हो, तो सबसे छोटी तटीय सीमा हो जाएगी दमन व दीव की। बात कर लेते हैं चिकन नेक। क्या है चिकन नेक? जानना जरूरी है साथियों। चिकन नेक नेपाल व बांग्लादेश के मध्य पश्चिमी बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी क्षेत्र की 22 किलोमीटर चौड़ी सक्रिय भूपट्टी जो उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को शेष भारत के साथ जोड़ती है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार समाचार पत्रों में या न्यूज़ में आप सुनते हो चिकन नेक। चिकन नेक क्या है साथियों? चिकन नेक है कि नेपाल व बांग्लादेश के मध्य इस प्रकार से जो है एक 22 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय पट्टी है, जो कि उत्तर पूर्व की जो 7 राज्य है इसको शेष भारत के साथ जोड़ने का काम करती है। तो इसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसे कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों चिकन नेक, ये है चिकन नेक, ये रहा चिकन नेक, जो क्या है कि ये 7 सिस्टर्स है, इसको शेष भारत के साथ जोड़ने का काम कर रही है। चिकन नेक इसे कहा जाता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है जो सक्रिय एक पट्टी है, इसे चिकन नेक नाम दिया गया है। तो चिकन नेक क्या है? नेपाल व बांग्लादेश के मध्य पश्चिमी बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी क्षेत्र की 22 किलोमीटर चौड़ी सक्रिय भूपट्टी जो उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को शेष भारत के साथ जोड़ती है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत व श्रीलंका के मध्य उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन कौन से जो भूभाग देखने को मिलते हैं? तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है पाक जल संधि, पंबन द्वीप, उसके बाद में आदम का पुल, मन्नार की खाड़ी। कई बार पूछ लिया जाता है इनका क्रम। पाक जल संधि आएगी, उसके बाद में पंबन द्वीप आएगा, देन आफ्टर आदम का पुल, देन आफ्टर है मन्नार की खाड़ी आएगी। भारतीय उपमहाद्वीप, कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो 5 देश है साथियों भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, जिसमें नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। क्या? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल किसके अंतर्गत आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा देश है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है, या निम्न में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? तो नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है। आपको ऑप्शन में अधिकतर मिला हुआ आएगा श्रीलंका, म्यांमार कंफ्यूज करने के लिए। तो साथियों ये 5 है जो देश, उनके नाम आपको याद रखने जरूरी है कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। ये 5 जो देश है ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन भारतीय उपमहाद्वीप वाला। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों सीमावर्ती सागर की। सीमावर्ती सागर समुद्री कानून 1982 के तहत समस्त देशों की तटीय सीमा का निर्धारण किया गया था। 1982 का समुद्री कानून बना, उस समय
जो तटीय सीमा है उसका कानून बना, तो साथियों उसके अंतर्गत है, समझ लेते हैं इसको एक बार। ये तो क्या है, आधार रेखा, मतलब क्या है कि भारत का जो कटा पटा जो तटीय क्षेत्र है उसको इस प्रकार से एक रेखा के सहारे इसको इस प्रकार से सीधा कर रहे हैं, तो इस रेखा को कहेंगे आधार रेखा। जो कटा पटा क्षेत्र है उसको एक रेखा के सहारे हम इसको एक सीधा कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि एक रेखा के सहारे इसको हम है एक सही दिशा दे रहे हैं, तो इसको बोलेंगे आधार रेखा। और इसके मध्य जो जल भरा हुआ है इसको बोलेंगे आंतरिक जल। देन आफ्टर इसके आगे की ओर, इस आधार रेखा के आगे की ओर समुद्र की ओर का जो क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र है, इसे कहते हैं क्षेत्रीय सागर, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। फिर है 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र, इसको कहते हैं संलग्न सागर, अविच्छिन्न मंडल। इसके आगे 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं EEZ। फिर इसके आगे का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं उच्च सागर। तो साथियों इसमें आपको याद रखना है, एक तो क्षेत्रीय सागर किसे, तो क्षेत्रीय सागर आधार रेखा के आगे 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। संलग्न सागर किसे कहते हैं, तो आधार रेखा के आगे 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है उसे संलग्न सागर कहा जाता है। फिर है उसके आगे EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और उसके आगे का जो क्षेत्र है उसे उच्च सागर नाम दिया जाता है। अब इनको आसानी से हम समझेंगे साथियों। देखिए, पहला है प्रादेशिक या क्षेत्रीय या सीमावर्ती सागर। प्रादेशिक, क्षेत्रीय या सीमावर्ती सागर जिसे टेरिटोरियल सी कहा जाता है, यह क्षेत्र आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक विस्तृत रहता है। तो साथियों प्रादेशिक या क्षेत्रीय सागर या सीमावर्ती सागर किसे कहेंगे, कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का विस्तृत जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है प्रादेशिक सागर। इस क्षेत्र का उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है। जो ये क्षेत्र है प्रादेशिक क्षेत्र, इसका उपयोग का एकमात्र जो अधिकार है, भारत का एकाधिकार इसके ऊपर है। 1 नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर आता है। 1.85 किलोमीटर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। 1 नॉटिकल मील कह सकते हैं, एक समुद्री मील में 1.85 किलोमीटर क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। तो 12 नॉटिकल मील है उसके अंतर्गत 21.6 किलोमीटर क्षेत्रफल इसका क्षेत्र आता है। देखिए, हमने अभी देखा था ये जो कटापटा क्षेत्र है इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इस प्रकार से भारत की जो कटी-पट्टी रेखा है, समुद्री रेखा, इसको मिलाने वाली एक सीधी रेखा है, उसका नाम है आधार रेखा। इस आधार रेखा से आगे समुद्र की ओर चलते हैं तो 12 समुद्री मील है, नॉटिकल मील जिसे कहा जाता है। 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है इसका नाम दिया गया है क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक सागर इसे कहा गया है। तो इस क्षेत्रीय या प्रादेशिक जो सागर है इसके ऊपर क्या है, भारत का एकाधिकार है। एकमात्र अधिकार किसका है, भारत का है। इस क्षेत्र को उपयोग में लेने का अधिकार है, कहाँ में लेने का अधिकार किसका है, भारत का है। तो प्रादेशिक, क्षेत्रीय या सीमावर्ती सागर किसे कहा जाता है, आधार जो रेखा है उससे आगे 12 समुद्री जो मील है उस तक का जो क्षेत्र है इसके ऊपर, तो समुद्री क्षेत्र है 12 समुद्री मील तक का या 12 नॉटिकल मील तक का, इसके ऊपर क्या है, भारत का एकाधिकार है। किसी भी देश का एकाधिकार होता है, यहाँ पर भारत है। यदि कोई भी देश है तो उस पर भी यही कानून लागू होगा कि उसकी सीमा है उसके आगे तक है 12 नॉटिकल मील तक की जो सीमा है उसे प्रादेशिक, क्षेत्र या सीमावर्ती सागर कहा जाता है और उस संबंधित देश का अधिकार वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है संलग्न सागर, अविच्छिन्न मंडल जिसे कॉन्टिग्यूनस सी कहा जाता है। यह क्षेत्र आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक का होता है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का ये क्षेत्र होता है संलग्न सागर जिसे कहा जाता है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं: सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार, वित्तीय अधिकार, कारोबार करने का अधिकार जिसे कहा जाता है। तो 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं कहाँ पर, संलग्न सागर में। सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, यहाँ से कोई गुजर रहा होता है जहाज तो उसे सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार होता है उस देश का। साफ सफाई का अधिकार, यहाँ पर साफ सफाई कर सकते हैं समुद्र की। वित्तीय अधिकार, यहाँ पर कारोबार करने का भी अधिकार होता है उस देश का, संलग्न सागर। नेक्स्ट है अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ जिसे कहा जाता है, ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील, जो हमने देखा था अभी, ये क्या है, ये आधार रेखा। तो आधार रेखा से समुद्र की ओर 200 समुद्री मील, नॉटिकल मील जिसे कहा जाता है, वहाँ तक का क्षेत्र है, उसे EEZ नाम दिया जाता है। और इसमें क्या है, भारत को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। नए द्वीपों का निर्माण, यहाँ पर भारत क्या कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीप बना सकता है। वैज्ञानिक परीक्षण यहाँ पर कर सकता है, अनुसंधान यहाँ पर कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है कि यहाँ पर प्राकृतिक जो संसाधन है समुद्र में, जैसे कि जैविक व अजैविक संसाधन है, जैसे मछली है, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधनों में जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, आदि निकालने का अधिकार क्या है, भारत को है। संपूर्ण अधिकार क्या है, भारत का रहेगा। नेक्स्ट है उच्च सागर, जिसे हाई सी कहा जाता है, उच्च सागर। शेष बचा हुआ 200 नॉटिकल जो मील है, 200 नॉटिकल मील के आगे का जो क्षेत्र है उसे उच्च सागर, हाई सी कहा जाता है, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। यहाँ पर क्या है, सभी देशों का समान अधिकार होता है, बराबर का अधिकार होता है। तो यह साथियों समुद्री या सीमावर्ती सागर है। सीमावर्ती सागर को है हमने डिवाइड किया क्षेत्रीय सागर में 12 नॉटिकल मील आधार रेखा से, ये आधार रेखा है साथियों, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्रफल है इसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है इसे संलग्न सागर कहा जाता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का आगे का जो क्षेत्र है इसे उच्च सागर कहा जाता है। यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। यहाँ पर भारत का एकमात्र अधिकार है। यहाँ पर भारत को 3 अधिकार है। यहाँ पर भारत को 3 अधिकार प्राप्त हुए हैं जिनका हम चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि सीमावर्ती सागर को आपने आसानी से समझ लिया होगा और किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत एवं चीन के मध्य नेपाल व भूटान अंतस्थ राज्य बफर स्टेट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। बफर स्टेट या अंतस्थ राज्य किसे कहते हैं, दो देशों के मध्य कोई देश स्थित होता है उसे बफर राज्य कहा जाता है। जैसे भारत है, ये चाइना है, तो इनके मध्य नेपाल व भूटान क्या है, इन्हें कहेंगे बफर स्टेट। क्या कहेंगे, बफर स्टेट या अंतस्थ राज्य। तो भारत व चीन के मध्य अंतस्थ राज्य या बफर स्टेट कौन से हैं, नेपाल व भूटान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत के औसत समुद्र तल मेन सी लेवल का मापन चेन्नई तट से होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का जो औसत समुद्री तल है उसका मापन कहाँ से होता है, तो चेन्नई तट से इसका मापन होता है। भारत पूर्ण रूप से आज़ाद कब हुआ, तो 19 दिसंबर 1961 को क्या है, भारत है संपूर्ण रूप से आज़ाद होता है। प्रशासनिक संगठन की हम बात कर लेते हैं। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। नवीनतम राज्यों की बात करें तो 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को। 28वां राज्य झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। और 29वां राज्य तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। पहले क्या थे, 29 राज्य थे। कितने थे, 29 राज्य। फिर 28 कैसे हो गए, तो बता रहे हैं साथियों। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विघटन करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, लद्दाख व जम्मू कश्मीर में। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, एक राज्य कम हो गया, 28 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या है, बढ़ गए। फिर क्या होता है साथियों, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय क्या है, 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, फिर से एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश से कम हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्तमान में क्या है, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कैलकुलेशन हमने आपको समझा दिया है साथियों। जिस पर देखिए राजधानियाँ भी देख लेते हैं एक बार। मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। याद रखनी है सभी राज्यों की राजधानियाँ। मिजोरम की आइजोल है, असम की दिसपुर है, राजस्थान की जयपुर है,
झारखंड की रांची, केरल की तिरुवनंतपुरम है, तेलंगाना की हैदराबाद, मेघालय की शिलोंग, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के साथियों हैदराबाद, कर्नाटक की बेंगलुरु, पंजाब की चंडीगढ़, गुजरात की गांधीनगर, त्रिपुरा की अगरतला, तमिलनाडु की चेन्नई, मणिपुर की इम्फाल, सिक्किम की गंगटोक, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, बिहार की पटना, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तराखंड की देहरादून, उड़ीसा की भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की क्या है लखनऊ, और साथियों आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, और जो तेलंगाना है, वर्तमान में तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश दोनों की क्या है, दोनों की हैदराबाद है, लेकिन क्या है तेलंगाना है उसका नाम है सिमाग्र, सिमाग्र की बन जाएगी अमरावती, चेंज हो जाएगी कुछ 10 वर्षों बाद में उसकी राजधानी बनेगी अमरावती, तेलंगाना की रहेगी हैदराबाद। दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय 26 जनवरी 2020 को किया गया। चैनल की बात कर लेते हैं साथियों, चैनल क्या होता है, तो दो द्वीपों के मध्य जो सकरा समुद्री क्षेत्र होता है उसे चैनल कहा जाता है। दो द्वीपों के मध्य जो सकरा समुद्री क्षेत्र होता है उसे चैनल कहा जाता है। कोको चैनल, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है कोको चैनल। दो द्वीपों के मध्य जो सकरा समुद्री क्षेत्र होता है उसे चैनल कहा जाता है। तो देखो कोको चैनल कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य, डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। 8 डिग्री चैनल है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, 8 मामी। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य, 9 लक्ष्मी। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार व लिटिल निकोबार, जिसे लघु निकोबार या छोटा निकोबार भी कहा जाता है, 10 काली। इस प्रकार से ट्रिक है साथियों, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किन किन के मध्य स्थित है। तो याद रखने का ये ट्रिक है, इस प्रकार से आप याद इसे रख सकते हो। 6 डिग्री चैनल जिसे ग्रेट चैनल भी कहा जाता है, 6 डिग्री चैनल जिसे ग्रेट चैनल भी कहा जाता है, ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के मध्य, ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के मध्य। देख सकते हो आप 8 डिग्री चैनल जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर आसानी से, 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य है। इसी प्रकार से ये कोको द्वीप है, कोको चैनल कोको द्वीप व नॉर्थ अंडमान के मध्य, उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास है दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के मध्य, 10 डिग्री चैनल है जो लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। ग्रेट चैनल है जो ग्रेट निकोबार व सुमात्रा जो इंडोनेशिया का द्वीप है इसके मध्य है ग्रेट चैनल। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है। तो साथियों ये था हमारा आज का जो है पहला जो लेसन है पूरा कंप्लीट होता है, पहला भारत का सामान्य परिचय। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये एपिसोड वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार यदि चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। आप जब कमेंट करके अपनी राय बताते हो तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं बरतनी है। कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास। जो इंडियन ज्योग्राफी का पहला जो लेसन है भारत का सामान्य परिचय है ये पूरा हो गया साथियों। अब आपको बताना है कि किस प्रकार से आपको इसमें कैसा लगा या आपका व्यू क्या है, किस प्रकार से और हम इसको सुधार कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।